नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी जिसमें से मुझे लगा कि इस विषय पर वीडियो आना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये विषय। तो पोस्ट में आपको आपके समस्याओं के बारे में हमने पूछा था, तो मुझे लगा कि जिन जिन किसानों को रोग एवं कीटकों की पहचान भी नहीं आती है उनका क्या हाल होता होगा। तो इसी सवाल से प्रेरित होकर आज का ये वीडियो बना है। विषय अच्छा लगा हो तो पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम कीट एवं रोगों की पहचान के साथ साथ आपको फसल का शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए ये भी अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। तो दोस्तों, अब चलते हैं रोग और कीटकों के पहचान की तरफ। तो अभी हम रोग और कीटकों की पहचान के लिए सभी कीटकों का और सभी रोगों का आपको उदाहरण यहाँ पे नहीं दे सकते, कुछ लिमिटेशन आता है, वीडियो लंबी बन जाएगी। लेकिन हर एक कीटकों के और हर एक रोगों के ऊपर हम लाइफ साइकिल, उसकी पहचान और उसके बारे में सब डिटेल जानकारी देने के लिए आपको एक एक वीडियो बना के दे रहे हैं। तो उसके बारे में भी आगे बोलने वाले हैं। लेकिन अभी उदाहरण के लिए हम कुछ रोगों का और कुछ कीटकों का उदाहरण यहाँ पे लेने वाले हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू का उदाहरण ले लो भाई। डाउनी मिल्ड्यू आपको पता है कि ऊपर की तरफ पीला स्पॉट आता है और नीचे की तरफ हमें सफ़ेद फंगस दिखाई देती है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है तो हम झट से पहचान जाते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू है। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू में इसका उल्टा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, ऊपर की तरफ सफ़ेद वाली फंगस दिखाई देती है और नीचे की तरफ कुछ भी सिम्टम नहीं होते। तो एक हर एक रोग, हर एक डिसीज़ अपना सिम्टम दिखाता है, तो उसी से उसकी पहचान हो जाती है। तो अभी कुछ लोगों को तो अर्ली ब्लाइट क्या है और लेट ब्लाइट क्या है इसकी पहचान भी नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने हमारे जो पेस्टिसाइड के रिव्यू वाले जो वीडियोस आते हैं उसमें भी हम अपना एक इमेज दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये अर्ली ब्लाइट है, ये लेट ब्लाइट है। तो उसको देखकर भी आप समझ सकते हो। अर्ली ब्लाइट देखो, जो ग्रे कलर का स्पॉट आता है उसे हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं, और जो ब्लैक कलर का स्पॉट आता है उसे हम लेट ब्लाइट कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों की दवाइयाँ भी अलग अलग है। अर्ली ब्लाइट की दवाइयाँ लेट ब्लाइट पे काम नहीं करती, लेट ब्लाइट की दवाइयाँ अर्ली ब्लाइट पे काम नहीं करती। ये इसी तरह है कि जैसे पाउडरी वाली दवाइयाँ डाउनी पे काम नहीं करती और डाउनी वाली दवाइयाँ पाउडरी पे काम नहीं करती। तो हमें अच्छे से रोगों की पहचान आ गई तभी हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे और हमारी जो खर्च है, हमारे जो शेड्यूल में जो खर्च होता है, तो जो व्यर्थ खर्च होता है वो बच जाता है। तो अभी हम जानते हैं कीटकों के बारे में, कीटकों की पहचान कैसे करें। तो अभी हम उदाहरण के लिए मिलीबग का उदाहरण लेते हैं। तो मिलीबग आपको पता है छोटा छोटा होता है, स्केली इंसेक्ट होता है जिसपे ऊपर एक सफ़ेद कलर का एक आवरण होता है बड़ा वाला, वो धीमी गति से चलता है और वो चिपचिपा पदार्थ उसके पीछे छोड़ देता है। तो उससे चिपचिपा पदार्थ देखते ही हमें पहचान में आ जाता है कि भाई ये मिलीबग है। उसके फ़ोटो कुछ देख लिए तो आपको पहचानने में उसके आसानी होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। और थ्रिप्स को तो आपको पता है, थ्रिप्स को क्या करना है, आपकी जो फसल की जो आगे मतलब जो नई पत्तियाँ आती है उसको क्या करना है, आपके स्क्रीन के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर उसको पटकना है, मतलब ज़ोर से झटका देना है। तो झटका देने के बाद उसमें से जो थ्रिप्स होते हैं वो स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हो पीले रंग के कुछ कीटक अगर भाग रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, तो वो थ्रिप्स है। तो थ्रिप्स की पहचान भी बहुत आसान तरीके से हो जाती है। हमारी तो प्रैक्टिस इतनी हो गई कि हम दूर से फसल को देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें थ्रिप्स है या नहीं। सिर्फ आसान बात है, पत्तियाँ कर्लिंग होने लगी तो समझ लेना कि इस पर थ्रिप्स है। और वाइट फ्लाई का भी कुछ ऐसा ही है। आप देखो, वाइट फ्लाई पत्तियों के नीचे चिपती है, उसके दो बड़े पंख होते हैं, शरीर के आकार की तुलना में उसके पंख बड़े होते हैं और वो भी चिपचिपा पदार्थ उस पर ऑयली लेयर वो बनाती है पत्तियों के नीचे। तो उससे भी समझ आ जाता है कि भाई इसमें वाइट फ्लाई का अटैक है। अगर पत्तियाँ दूर से चमकने लगती है तो वहाँ पे वाइट फ्लाई का भी अटैक हो जाता है, ये हम दूर से कह देते हैं। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि ज़्यादा भी एक बात कठिन नहीं है। ठीक है, शुरुआती के दिनों में कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन आपको एक बार समझ आ गया तो आप अच्छे से चल पाओगे।
तो इन सभी मतलब मैंने कुछ अभी तक कुछ पेस्ट कवर किए, मतलब कुछ रोग कवर किए और कुछ कीटक कवर किए। तो वो रोग और कीटक हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट इन एग्रीकल्चर, इस नाम की ये प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप अभी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। तो ये स्क्रीन पर जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके भी ये सब मतलब लाइफ साइकिल भी देख सकते हो, उसका कंट्रोल भी देख सकते हो, उसकी पहचान भी कैसे करें ये भी देख सकते हो। उसमें डिटेल में जानकारी दी है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, लिप माइनर जैसे कुछ हमने वीडियो अब तक बनाए, और आगे जो रह गए हैं वो भी अब आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो जो नए हैं वो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, शेड्यूल कैसे बनाए। तो शेड्यूल कैसे बनाए ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही वो मुश्किल बात है। ये आसान नहीं है, मैं बताने वाला हूँ आपको तरीका, जेन्युइनली बताऊँगा, लेकिन आपको वो आएगा ऐसा कुछ भी बात नहीं। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई शेड्यूल बना के नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, ये बात क्लियर कर ले। मैं सिर्फ आपको उसका तरीका बताने वाला हूँ। तो ये बात आप क्लियर कर ले, आप कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मत करना। तो हम उसका तरीका कैसा होता है ये जानते हैं। तो स्प्रेइंग का शेड्यूल बनाते वक्त और फर्टिगेशन का शेड्यूल बनाते वक्त हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में अभी बताने वाले। तो अभी हम पहले स्प्रेइंग का बताते हैं। तो स्प्रेइंग में आपको पहले ये डिसाइड करना है कि फसल में हमारे कौन से कीटक आते हैं और कौन से रोग आते हैं। अभी देखो मैंने मिर्च का उदाहरण लिया। तो मिर्च में देखो आपका क्या आता है, पाउडरी मिल्ड्यू आता है, ब्लाइट आता है, आपका थ्रिप्स आता है, बाकी नीचे की तरफ निमेटोड और विल्ट की समस्या है। तो मिर्च में इतने ही रोग है, इसके ऊपर ज़्यादा कोई रोग नहीं है और ज़्यादा कोई कीटक नहीं है। तो हमें इस पर ही फोकस करना है, इनके लाइफ साइकिल को अच्छे से समझना है। इनके लाइफ साइकिल को अच्छे से समझने के बाद इनके ऊपर हमें कुछ प्रिवेंटिव वाली दवाइयों के बारे में सोचना है, और उसके सोचने के बाद उनका डोज और उनके जो कॉम्बिनेशन है वो सेट करने पड़ते हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से आपको कैसा लगा है मेरे को बताना कमेंट में। आपको समझ नहीं आया तो और आसान भाषा में मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो ये हो गया कीट एवं रोगों की पहचान के बारे में हो गया। तो पहचान करके हम मतलब आपने देखा कि मिर्च में इतने ही रोग आते हैं। अभी ककड़ी का उदाहरण लेते हैं। ककड़ी में देखो, ककड़ी में क्या आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, पाउडरी मिल्ड्यू आता है, लिप माइनर आता है, आपका थ्रिप्स आता है, नीचे की तरफ निमेटोड आता है, विल्ट की भी समस्या थोड़ी बहुत होती है। तो ये देखो इतने सब रोग और कीटक आते हैं, तो इनको ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी आपके ककड़ी में, खीरा में अगर आपका मिलीबग नहीं आ सकता, आया तो वो कंट्रोल कर लेंगे। वो अचानक आने वाली कीटक होते हैं, तो उनको आप समय पर कंट्रोल कर सकते हो, उसको प्रिवेंटिव करने में कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो मेन डिसीज़ और कीटक हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसे ही हम शेड्यूल कहते हैं। तो ये शेड्यूल का मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए कितना समझता है हम देखेंगे अगली बार। तो अभी हम प्रैक्टिसेस के ऊपर आते हैं। अभी देखो कुछ फसलों में आपके शेड्यूल में प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए ये देखो। कुछ फसलों के अभी देखो आपका आपका टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, इन जैसी कैटेगरी वाली फसलों को हमारा इंटरनोड छोटा रखना पड़ता है। तो इन फसलों के इंटरनोड छोटा रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इंटरनोड छोटा रखने के लिए हमें लियोसिन 5234 टिल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो भी हमें कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ता है। ये प्रैक्टिसेस हो गया, लेकिन ये हमें इसका केमिकल से कंट्रोल करके वो शेड्यूल में हमें कॉम्बिनेशन बना के एडजस्ट करना ही पड़ता है, तभी वो इंटरनोड शॉर्ट रहता है। इसका उल्टा आप देखो, ककड़ी में देखो, लौकी में देखो, उसके इंटरनोड जितने बड़े होंगे उतना अच्छी बात है आपके लिए। तो इंटरनोड बढ़ाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, नाइट्रोजन हाई करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। तो उसका भी कॉम्बिनेशन में आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो। आप यूरिया के स्प्रे ले सकते हो या 19-19 के स्प्रे ले सकते हो, जिससे इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ सकते हैं। शुरुआती के दिनों में आपको अगर इंटरनोड बढ़ाना ही है ऐसे फसलों में, लौकी, ककड़ी जैसे, करेला, गिलकी हो गया, तो ऐसे फसलों में आपको इंटरनोड बढ़ाना है तो आप जिब्रेलिक एसिड का भी कॉम्बिनेशन आप अपने शेड्यूल में कर सकते हो। तो ये सब बातों को एक साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको शेड्यूल अच्छे से बनाना आएगा। अभी हमें एक और बात हमें शेड्यूल में, स्प्रेइंग के शेड्यूल में अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि हमें 2 स्प्रेइंग में गैप देना चाहिए। अभी देखो आपकी फसल अगर महंगी वाली मतलब उसका आउटपुट अच्छा होगा,
आउटपुट अच्छा है पहली बात। और दूसरी बात, वो ज़्यादा रोगों का अटैक उस पर नहीं होता है। तो आपको ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा 2 स्प्रेइंग में। अगर उस पर ज़्यादा कोई रोग आते हैं शिमला मिर्च जैसे, तो रोग भी आती है और उसका आउटपुट भी अच्छा है, मतलब उसका इनकम भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको 2 स्प्रे का अंतर आपने कम भी कर दिया तो भी चल जाएगा। तो लेकिन एक बात शेड्यूल करते वक्त एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि देखो भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी बाविस्टिन डाल दिया, अगला भी बाविस्टिन और उसके बाद भी बाविस्टिन आता है। तो ऐसा नहीं करना है। बाविस्टिन, अगर आपको बाविस्टिन लगातार डालना है, कोई क्लाइमेट साफ है आपका, कोई बारिश नहीं हो रही, कोई समस्या नहीं, इसलिए आप बाविस्टिन डालने वाले हो, तो ये डालने का एक तरीका है। देखो भाई, आप लगातार बाविस्टिन नहीं डाल सकते, आपको बाविस्टिन के लिए अल्टरनेटिव कोई दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए। तो आप एक बार बाविस्टिन डाल सकते हो, एक बार रोको फिर बाविस्टिन। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आपको जो भी मॉलिक्यूल डालना है उसका अल्टरनेटिव कुछ आपको सोचना ही पड़ेगा। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया। तो और अब जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके डोज भी क्या है वो भी हमें हमारे शेड्यूल में लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा स्प्रेइंग का शेड्यूल। तो जो हम एक पेज के एक बाजू में लिखेंगे, और ज़मीन का यानी कि फर्टिगेशन का शेड्यूल हम पेज के दूसरे बाजू में रखेंगे। जो काम हम ड्रेंचिंग करने वाले, कोई खाद डालने वाले, वो ज़मीन के साइड में लिखेंगे। तो ज़मीन का यानी फर्टिगेशन का शेड्यूल बनाते वक्त आपको पहली बात ध्यान में रखनी है कि आपके फसल में कौन कौन से रूट डिजीज़ आते हैं। मतलब देखो, आपकी मिर्च है तो विल्ट आएगा, तो आपको विल्ट के बारे में सोचना पड़ेगा उस शेड्यूल में। अगर अंगूर है तो उसमें कोई भी रूट डिसीज़ नहीं है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर अनार है तो बहुत परेशानी, तो उसमें भी विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, जो भी समस्या आती है वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, यानी ध्यान में रखनी पड़ेगी शेड्यूल करते वक्त। तो उसके ऊपर जो भी इलाज है वो आपको ध्यान में रखकर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपके शेड्यूल में। तो ये हो गया आपके डिसीज़ का। इंसेक्ट का भी कुछ ऐसा ही है। अभी देखो, आपके अंगूर में क्या क्या इंसेक्ट आते हैं, थ्रिप्स आते हैं, मिलीबग आता है, स्टेम बोरर आता है, और आपका फ्लिया बीटल आता है। तो ऐसे ही कुछ इंसेक्ट आते हैं। तो उसके ऊपर समय समय पर उसका अटैक कौन से स्टेज पे होता है, कब होता है, किस क्लाइमेट पे होता है, ये आपको पहले से पता होगा। तो आप शेड्यूल में उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उसकी दवाइयों को। तो ये आपको इंसेक्ट और डिसीज़ का लाइफ साइकिल तो पता होना चाहिए, वो कब अटैक करते हैं, उसकी पहचान क्या है। तो इसके लिए हम आपने पहले भी प्लेलिस्ट बता दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में आ जाकर आप वीडियो देख सकते हो। अब चलते हैं इंसेक्टिसाइड के ड्रेंचिंग की तरफ, मतलब इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की ड्रेंचिंग की तरफ। कुछ फसलों में क्या होता है, फंगस भी ज़्यादा होते हैं और इंसेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो ये फंगस और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम रूट में तो इसके लिए हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग करती। तो उसका भी हमें एक महीने में उसका बनाना पड़ता है। पहली ड्रेंचिंग हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको वो उसमें भी दिख जाएगा। पहली ड्रेंचिंग हम बाविस्टिन इमिडा की लेते हो, तो दूसरी ड्रेंचिंग हमें कौन सी लेनी चाहिए, फिर हम अल्टरनेटिव लेते हैं। कोई बाविस्टिन ले लिया तो अगली बार रोको लेंगे, रोको ले लिया तो अगली बार कुछ अलग ले लेंगे, मतलब अपना मेटल एक्सिल ले लेंगे, रेडोमिल ले लेंगे। तो ऐसे कुछ कर के आपको ड्रेंचिंग में बदलाव लाना पड़ता है। तो कुछ एक ही मॉलिक्यूल आपको कंटिन्यू नहीं करना पड़ता है, कितना भी सस्ता हो। तो ऐसे करके आपको ड्रेंचिंग का शेड्यूल बनाना है। उसके बाद ड्रेंचिंग में आप कुछ ऑर्गेनिक वाली भी ड्रेंचिंग होती है, कुछ बैक्टीरिया देते हैं, कुछ गुड़ का कॉम्बिनेशन करके, कुछ गोबर की खाद डालवा के, तो वो स्लरी जैसा बनाते हैं। तो आपको वो सब मैनेजमेंट आपके इस पेज पर लिखना है, कितने तारीख को आप ये देने वाले, क्यों देने वाले, उसका लॉजिक भी आपके दिमाग में पहली बार होना चाहिए। तो अभी आपको फर्टिगेशन करने से पहले, मतलब कौन सी खाद डालनी है आपकी फसल के लिए, तो उससे पहले तो आपको क्रॉप को तो समझना पड़ेगा। इंटरनोड बड़ा चाहिए तो आपको नाइट्रोजन वाली खाद डालनी चाहिए। अगर इंटरनोड शॉर्ट रखना है तो आपको फॉस्फोरस और पोटेश वाली खाद डालनी चाहिए। तो ये इंटरनोड पे भी बहुत डिपेंड रहता है। तो ये होने के बाद अब पहले आपको सॉइल को समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास सॉइल सैंपल हो तो बहुत आसानी होगी। अगर ना हो तो आपको कुछ अपने ही दिमाग में ये रखना चाहिए कि मेरे ज़मीन में अब फसलें ज़्यादा बढ़ती नहीं है तो मेरे को पोटेश ज़्यादा देना है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो मेरे को पोटेश देना चाहिए, और बहुत कम बढ़ती है तो मेरे को नाइट्रोजन देना चाहिए। करेक्शन। तो ये हो गया
आपके ज़मीन के हिसाब से आपको फर्टिगेशन कैसे करना है उसका मैनेजमेंट आपको लिखना पड़ेगा आपके शेड्यूल में। उसका डोज भी उसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो नीचे से भी आप आपकी फसल को लगाम लगा सकते हो या उसको स्ट्रोक दे सकते हो। तो ये फर्टिगेशन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो आपको फर्टिगेशन में अच्छी तरीके से पहले सोच समझकर अपने पिछले अनुभव से और फसल के अनुसार आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो बेसल डोज के बारे में आपको उस शेड्यूल में भी लिखना पड़ेगा। बेसल डोज कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, ये हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है कि हमें फसल के अनुसार कैसे बेसल डोज बनाना चाहिए। तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दी है, आप वहाँ पे जाके बाद में भी वो वीडियो देख सकते हो। इसमें भी प्रैक्टिसेस आती है, मतलब ज़मीन में से जो आप फर्टिगेशन करते हो तो इसमें भी प्रैक्टिसेस आती है। प्रैक्टिसेस कैसे आती है, देखो कुछ केमिकल दवाई अगर आपके लीचिंग होती है तो उसमें हमें स्टिकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे आपको स्टिकर का इस्तेमाल, जहाँ पे लीचिंग ज़्यादा है मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, वहाँ पे आपको हर एक फर्टिगेशन में हर एक अपने ड्रेंचिंग में आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो वरना वो ऐसे जाएगा और ऐसे निकल भी जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़मीन में स्टिकर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके ज़मीन में विल्ट जैसी कुछ समस्या हो तो स्टिकर का इस्तेमाल भूल के भी आपको नहीं करना है। ये सिर्फ ड्रेंचिंग के लिए बताया है। अगर आपके रूट फंगस नहीं है आपके फसल में तो आप हर एक समय में अगर आपके ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है तो ही आप स्टिकर का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हो। तो इसका भी फर्टिगेशन में भी अल्टरनेटिव हमें कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो आपने अभी क्या किया, नाइट्रेट के साथ फॉस्फेट आप फॉस्फोरस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका रिएक्शन होता है। तो आपने देखा आपने इस मतलब आज के तारीख में आपने कैल्शियम नाइट्रेट डलवा दिया और उसके बाद आपको दूसरे दिन ही आप फॉस्फोरस नहीं डलवा सकते, उसके लिए आपको 5 दिन का गैप देना पड़ेगा। तो 5 दिन का गैप दे के आप फॉस्फोरस उसमें डलवा सकते हो, यानी कि उसमें जो अंतर रहने से उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये भी आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा 2 एप्लीकेशन में। तो उसकी डोज भी मैंने आपको कह दी है कि आपके ज़मीन के हिसाब से आपके फसल के अनुसार आपको उसका डोज आपको लिखना पड़ेगा आपके शेड्यूल में। तो दोस्तों यहाँ पे अंत में आपको एक बात कहूँगा कि शेड्यूल बनाने की कला ही इस सबको आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हमारे वीडियो समय समय पर देख भी लोगे तो आपको ये समय समय पर मतलब जैसे वक्त बीतेगा आपका हमारे चैनल पर तो वैसे आपको खुद में खुद आ जाएगा कि भाई मेरे को इस समय ये करना है उस समय वो करना है। तो आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जो हमारे चैनल पर ये वीडियो अभी आज ही देख रहे हैं पहली बार तो वो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी सहायता करना चाहते हो तो सिर्फ फेसबुक पे आके ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे मेरे को मदद होगी, नए सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।